हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सारे का सारा सेशन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने के हाई 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 चांसेस रहते हैं, स्पेशली इसके आर्टिकल से। और जब मैं बोलता हूं ना कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो उसका मतलब कि सच में इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में एग्जामिनर वैसी चीज़ें पूछ रहा है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, देखिए इन वीडियो सेशंस का, ये जो आपने पेड कोर्स ले रखा है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि मैं साथ के साथ आपको बताते जा रहा हूं कि इन चीज़ों को आप कीजिए पहले, इनको बाद में। और जहां भी मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको तो चाट डालो, रट डालो, जो करना कर डालो, लेकिन भूलेगा कुछ नहीं फैजल, ठीक है। सब कुछ याद रहना चाहिए फैजल तुम्हें सिंपल सी बात है। तो सिंपल है कि ये जो आज चीज़ें हम करने वाले हैं, वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपके दिमाग में छपे ना, क्योंकि मैं बहुत सारा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को दिखा के विजुअलाइजेशन के साथ या एग्जाम्पल्स के साथ या कहानियों के साथ आपको याद करवा दूं। तो ये भी आपको पूरे का पूरा याद हो जाएगा जब आप पूरी क्लास देख चुके होंगे ना, उसके बाद आपको इसकी इसेंस, इसका मतलब समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। अब आपने बहुत लोगों से हो सकता है पहले भी पढ़ा हो या किसी लाल पीली किताब को देखा हो, तो इतना मोनोटोनस तरीके से लोग करवाते हैं इसको या किताबों में डाला होता है। आज जब हम देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे लगेगा। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये आपके जो है बहुत तगड़े वाली चीज़ है। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट ना हो तो आज आप गुलामी की कगार पे रहेंगे, ठीक है। इसमें आर्टिकल कौन कौन से इन्वॉल्व है? 12 से लेके 35 आर्टिकल तक इन्वॉल्व है। और पार्ट अगर कोई पूछ ले तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि पार्ट कौन सा, इसका 3 है। जब मैंने बताया था पूरा का पूरा शेड्यूल्स, और वहां पे मैं याद करवा रहा था सबकी, इसमें ये है, इसमें ये है, और पार्ट्स पूरे के पूरे याद करवाए थे। याद कीजिए वो ट्रिक यू कैन वाली है ना, यू कैन फ्लाई कैन वाली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है कितने। अब 6 है या 7 है? देखिए, जो बच्चा 7 बोलता है कि 7 है तो वो गलत बोल रहा है। आज की डेट में 6 ही राइट है। क्यों है? क्योंकि एक राइट हुआ करता था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, उसको अब रिमूव कर दिया गया। उस पर अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 बार इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये ऐसे ही पढ़ने वाले? जी नहीं, एक एक के ऊपर पूरा बाय पार्ट एनालिसिस कर देंगे। इसीलिए तो मैंने ये सारी की सारी वीडियोस बना रखी हैं कि एक एक चीज को मैं बाय पार्ट एनालिसिस करके बता रहा हूं कि एक बार पढ़ना पड़े और उसके बाद काम तमाम। आपको मैं क्यों थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं चीजें, क्यों 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बता के जा रहा हूं? क्योंकि देखिए, प्री के लेवल तक तो ये सब चीजें नॉर्मल चीजें जो है कि सीधा सीधा रट लिया, इसमें ये ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जीएस का स्तर जो है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। जब आप मेंस के एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस वाले ऐसे आते हैं कि बताओ ए उत्तर सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है, या ए बी सी डी सही है। ऐसे केस में क्या होता है कि डीप नॉलेज आपको चाहिए होती है, और डीप नॉलेज के लिए ही हम सारी की सारी चीजों की बाय पार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ये सबसे मेन गोल है इस पूरे के पूरे सेशंस का कि बाय पार्ट एनालिसिस करके हम चीजों को समझ रहे हैं। आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्ना कार्टा पूरे के पूरे संविधान का क्या है। मैग्ना कार्टा एक तरह से होता है कि सुप्रीम चार्टर, सबसे बड़ा चार्टर, यानी कि एक तरह से इसको ये समझ लीजिए कि सबसे मेन महत्वपूर्ण पार्ट एक तरह से, है ना। तो ये कौन सा है हमारे संविधान का? ये है हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, संवैधानिक अधिकार। अब यहाँ पे देखिए कि कंसेप्ट जो है ये हमने कहाँ से लिया है? यूएस बिल ऑफ राइट्स से हमने लिया है, ठीक है। कंसेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स। अब ये ध्यान रखना, ये राइट्स का मतलब वो ठीक वाला राइट नहीं, राइट मतलब आपका अधिकार, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है दे आर नेम्ड सो, इनका कारण क्या है कि इनको ये नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपको ना गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप भारत देश के अंदर रह रहे हैं तो आपको देखिए प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए, आपको एक वो फील होना चाहिए कि हाँ मेरे को आज़ादी है। अगर आपको यही फील नहीं हो रहा कि आप इस देश में आज़ाद हैं, आपको एजुकेशन का अधिकार है, आप भी आगे ग्रो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी टांग पकड़ी हो किसी ने। आज भी देखिए बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं, तो वो जो है एक फील और फिर उसका एग्जीक्यूशन, वो अगर आपके अंदर नहीं आएगा तो फिर आप गुलामी की कगार पे हैं। लेकिन ऐसा हमारा संविधान नहीं है, उसमें हमें पूरा फंडामेंटल राइट्स, ये सारी की सारी फंडामेंटल चीज़ें जो है हमें दे रखें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, मॉरल हो या स्पिरिचुअल हो, हर एंगल से ये कवर्ड है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्यों मैंने बोला था कि पहले 7 हुआ करते थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब 6 ही रह गए हैं। एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसका मतलब था कि आपको अधिकार है कि आप
प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पूरा कंप्लीट राइट है ये। लेकिन अब क्या है कि इसको आप ले एक तरह से समझिए कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट ये अब आपका नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा कर दिया गया है, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, तो क्या हम अपने ही देश में रह के प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि गवर्नमेंट को इस राइट के होते हुए, फंडामेंटल राइट अगर ये था राइट टू प्रॉपर्टी, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए अंबानी साहब है, ठीक है, कोई भी बड़े व्यक्ति, बड़े बिजनेसमैन है, कोई भी बड़े बिजनेसमैन ए हैं, कोई भी हो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मान लो कि पूरे की पूरी एक स्टेट को ही खरीद ले, इनके पास इतने पैसे हैं, फिर क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी की पूरी स्टेट को खरीद लेंगे तो सारा कुछ क्या हो गया, इनके अंडर हो गया एक तरह से, तो इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं उस स्टेट में हिल सकता। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको ये चीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये अगर इनके ऊपर कोई कोर्ट केस करेगा कि भैया तुम तो पूरी स्टेट खरीद ही नहीं सकते हो ऐसे, तो ये जाएंगे कोर्ट के अंदर भी और वहां पे भी बोलेंगे ये तो फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को हनन अगर हुआ तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को हनन हुआ, तो धीरे धीरे करके ये तो सारी स्टेट्स को खरीद लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अमीरों की बात करो तो चंद अमीर लोग जो हैं वो तो पूरे देश को खरीद लेंगे, फिर देश हमारा कैसे रहा? एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने बात बताई। दूसरी मैं बताता हूं, कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि ये कोई भी आदमी है, बी आदमी, इसने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, ये पूरे का पूरा एरिया में इसने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहां से एक रेल लाइन निकाली जाए, क्योंकि यहां के लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू वो रेल लाइन निकलनी थी, क्योंकि अगल बगल ऐसा रास्ता ही नहीं है कोई कि जहां से वो निकाली जा सके। अगल बगल मान लीजिए कि बहुत ज्यादा लोगों का रहन सहन है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनके घर के बीच में से तो निकालेंगे नहीं। तो ये आदमी का, इन्होंने देखा कि ये आदमी के खेत पड़ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इस आदमी के खेत पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने चाहा कि इस खेत के बीच में से रेल लाइन निकालते हैं। ऐसा हुआ है, हमारे खुद के गांव में ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बोला कि भैया ऐसा है कि तुम अपना ये खेत का ये पार्ट हमें बेच दो, यहां से रेल लाइन निकलेगी। अब ये अड़ गया, ये बोलता है कि भैया ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी को होल्ड करना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करता कि ये प्रॉपर्टी को आप लो। लेकिन यहां पे क्या है, गवर्नमेंट देखती है कि वेलफेयर किसका, बहुत ह्यूज मास नंबर ऑफ पीपल का वेलफेयर है इसके बीच में, और इधर उधर से अगर निकालेंगे तो क्या है, वहां पे कॉलोनियां है, तो कॉलोनियों के बीच में से रेल लाइन निकालने का वैसे भी सेंस नहीं बैठता है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा अगर निकाला जाएगा। जबकि इसके खेत में से निकाला जाएगा तो एक छोटे पोर्शन को नुकसान है। तो फिर क्या है कि ये कोर्ट में चला जाता है बंदा, ये बोलेगा कि भैया ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तुम मेरा खेत नहीं ले सकते। अब गवर्नमेंट इस केस में हार जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो ऐसे में क्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी डेवलपमेंट के तौर पे, क्योंकि आप देखिए उस टाइम पे हमारा देश डेवलप कर रहा था, 1978 के आसपास की बात है ये। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि लोग इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। जब भी आप देखिए किसी भी राइट्स के लिए या किसी भी संवैधानिक चीज के लिए गवर्नमेंट ने हमेशा एक प्रोविजन रखा हुआ है कि हमारे पास अधिकार रहेगा पार्लियामेंट के पास कि इसके अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोग लूप होल का फायदा उठा उठा के फिर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने निकाला एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये अक्सर एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा था, वो क्या बन गया था, एक कौन सा है, तो वो राइट कौन सा राइट बन गया था, लीगल राइट बन गया। अब ये कानूनी अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार आप इसको मत बोलिए, फंडामेंटल राइट मत बोलिए। आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को वहां पे जरूरत हुई उसको एक्वायर करने की, तो वो आपको एक लमसम अमाउंट देके उसको एक्वायर करेगी, जो भी गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं। और गवर्नमेंट के रेट्स मार्केट रेट से बहुत कम होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मार्केट में यूं उछाल होता है रेट्स का, लेकिन गवर्नमेंट के रेट उससे कहीं कम होते हैं। लोग रजिस्ट्री भी क्या करवाते हैं, उसी रेट्स पे करवाते हैं, गवर्नमेंट के रेट्स पे। ध्यान देना इस चीज को। बट मार्केट में तो बहुत ज्यादा अमाउंट की बिकती है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मार्केट में, वही गवर्नमेंट के रेट पे 7-8 लाख की होती है। तो ये बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग फिर अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को देना पसंद नहीं करते हैं। ये एक दिक्कत है सबसे बड़ी। तो इस वजह से अब ये जो है 1978 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी अमेंडमेंट है ये? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखनी है। एंड में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी, लेकिन साथ के साथ पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा याद रहेगी, नहीं तो फिर आगे तो इतना भूल जाओगे। एक राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिपील्ड एंड नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स रिमेन। और ये अब कौन सा राइट बन गया है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक लीगल राइट बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉलोइंग आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। इसके आर्टिकल्स कहां से 12 से 35 तक हैं, तो हम मेन जो इसके आर्टिकल आ सकते हैं एग्जाम में वो सब कवर कर लेते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर तो देखिए डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, ठीक है। और आर्टिकल 13 के अंदर क्या है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद द
पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने का कोई मतलब नहीं, जिसको कवर करेंगे समझना है उसको हम कवर जरूर करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की। फॉलोइंग इज द सेग्रीगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला राइट कौन सा, राइट टू इक्वालिटी है। अभी समझा के आया मैं, ये देखिए ना आप, यहाँ पे मैंने ये सारे राइट्स बताए थे। तो पहला राइट अभी हम कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी का। अब इसके अंदर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18 तक इसके अंदर आर्टिकल हैं। अब जो आर्टिकल 14 है वो इसके अंदर क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप देखिए कानून की नज़र में आप चाहे एक अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप समान हैं। कानून कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये अमीर है तो इसको सज़ा कम देते हैं, ये गरीब है तो इसको सज़ा ज़्यादा देते हैं। इक्वालिटी हमेशा रहेगी लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप भारत के सिटीजन हैं तो आपके लिए ये रहेगी। यानी कि ये अधिकार जो है हमारा संविधान हमें दे रहा है। फिर आर्टिकल 15 क्या बोलता है, ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि रिलीजन के नाम पे कि भैया तेरा धर्म ये है तो हम तेरे को यहाँ नौकरी नहीं देंगे, तेरा ये धर्म है तो तुझे वहाँ नहीं नौकरी मिलेगी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं। एक तो ये हो गया। ऐसे ही सेक्स की बात है तो कि विमेन है, जैसे अब लेडीज़ को बोलेंगे कि भैया तुम्हें नहीं यहाँ पे रखेंगे, तुम तो लेडीज़ हो, है ना, ऐसे उनको तुच्छ समझ लिया जैसे, तो वो चीज़ गलत है। ऐसे ही ये समझ लिया कि भैया तुम अगर बिहार से हो, कई बारी लोग ऐसे आप देखिए कि जाते हैं ना जब दूसरी जगह पे, तो आप किसी छोटी जगह से आते हैं या किसी उतनी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं अभी हो रखी, तो आप उससे जैसे कहीं बड़ी में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, तो वो आपको ना थोड़ा सा कई बारी ऐसे आप फील करेंगे कि ऐसे अजीब सी निगाहों से देखने लग जाएंगे। अब क्या है कि अपनी गाँव वाली भाषा और वहाँ पर वो हाई क्लास लेवल की भाषा, तो वो थोड़ा सा आपको हीन भावना फील करवाने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्लेस ऑफ एक तरह से बर्थ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोहिबिट हैं, ये नहीं करवाई जा सकती हैं, आपको फील ऐसे, तो ये बोलता है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ये बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी नौकरी की बात होती है, जैसे अब आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं क्या आपसे वो ये बोलता है कि क्योंकि आपका धर्म ये है या आप इस जगह से हैं या फिर आपका सेक्स ये है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते? ऐसा तो नहीं है। क्या पूरे के पूरे देश के लोग इन फॉर्म्स को भर सकते हैं? भर सकते हैं ना। इससे क्या लगती है, नौकरी लगती है। कहने का मतलब कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी जितने भी अवसर आएंगे ना नौकरियों के, वो सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह वो तो एक अलग बात होगी, वो एक क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी इसके अंदर भी है। और अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा नहीं आपको कोई बोल सकता कि आप फीमेल हैं तो आपको हम नहीं लेंगे। आप देखिए कि जब हम नॉर्थ में देखते हैं तो नॉर्थ में एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ऑटो रिक्शा वाली लेडीज़ कितनी की देखेंगी, कोई रेयर केस में दिख जाएगी आपको। लेकिन वहीं पे आप साउथ की तरफ जाना शुरू करेंगे, एमपी या एमपी से नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं, कंडक्टर भी हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि साउथ में ये चीज़, अब लोगों का दिमाग इस चीज़ में खुल गया है, वो इतना नहीं सोचते। वो सोचते हैं दिस इज जस्ट अ जॉब एंड वी आर डूइंग इट फॉर, मतलब कि नर्चरिंग आवर चिल्ड्रन, है ना, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, इसमें क्या समस्या है, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन वहीं पर इस चीज़ में अगर हम नॉर्थ में देखें, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोग उस चीज़ को उतना अच्छे से कैजुअली नहीं लेंगे। ऐसे ही दोनों जगह पे समान असमान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो साउथ में अच्छी नहीं है वो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे एक इनका मिक्सचर बनता है, तभी तो भारत एक ज़बरदस्त देश बनता है ना। फिर आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो ये बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था, देखिए कि इसको मत छुओ, ये तो अछूत है ना, इसको छुआ तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हें भगवान ये सजा देगा, वो सजा देगा, है ना। या फिर किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो आप उसको हाथ ही नहीं लगा रहे, अरे भैया ये तो अछूत है, इस चीज़ को अब हम नहीं, इसको तो त्याग देंगे, इसको तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, है ना। तो ऐसा, और या फिर पता नहीं कितनी बार 10 बार नहाएंगे कि अरे भैया मल के नहा लो, इसने हमें हाथ लगा दिया। ये पहले ज़माने में हुआ करता था, आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी अलाउएबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया गया हमारे संविधान में। फिर आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। अब देखो कि पहले लोग क्या लगा लिया करते थे, हम तो ठाकुर हैं, हम तो जाट हैं, हम गुज्जर हैं, है ना। तो ऐसे लोग इस तरह के टाइटल खुद को देके बैठे हुए थे। या फिर बड़े बड़े राजा महाराजा, हम की फैमिली से कोई, तो हम तो राजा लोग हैं भाई, है ना, हम तो शहंशाह लोग हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग टाइटल्स देते हैं, या तो अपनी कम्युनिटी को उठा के टाइटल दे देंगे, या फिर
कोई अपना राजसी रॉयल्टी को उठा के टाइटल दे देंगे। ये जितने भी टाइटल थे ना, आते ही पहले गवर्नमेंट ने इनको खत्म किया कि लोग बड़े बड़े जो टाइटल खुद को दे रहे हैं और खुद को एक अलग दिखा रहे हैं ना सोसाइटी में, ये उचित नहीं है। देखिए कोई भी इसको पर्सनली मत ले, क्योंकि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं रियल ग्राउंड्स के ऊपर कैसी चीज़ें हैं वैसे पढ़ रहे हैं। आप अपनी सोच को छोटा रखेंगे ना, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहेगा बोलने में, फिर मैं खुल के आपको चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। इस वजह से कभी भी किसी चीज़ को पर्सनल लेवल पे नहीं लेके जाना है, हमेशा चीज़ों को होलिस्टिक वे में सोचना है कि क्या ये सोसाइटी के लिए सही है या नहीं। न्यूट्रल होकर जब सोचेंगे तो आप कैसे बच्चे बनेंगे, यूपीएससी वाले। अगर आप एक पक्षपाती व्यक्ति बनने के कगार पे सोचेंगे तो वो एसएससी या आरआरबी के ही बच्चे रह जाओगे आप। यानी कहने का मतलब है कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ एसएससी आरआरबी के, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो इतना खुल के उनको बताया ही नहीं जाता, कोई टीचर बताता ही नहीं है। अगर बताएंगे ही नहीं तो उनका दिमाग खुलेगा कैसे। लेकिन यूपीएससी में एक एक चीज़ की उधेड़ बुन करके बता दी जाती है। जब आप यूपीएससी की चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि ये क्या चल रहा है बकवास समाज के अंदर, ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को नहीं बताया जाता, इसीलिए हमारा टारगेट है कि यहाँ भी आपको एक एक चीज़ की उधेड़ बुन करके मैं बताऊँ। तो यहाँ पे टाइटल फिर मिलिट्री में कैसे, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे आप पहले टाइटल हुआ करते थे, सिपा सालार का टाइटल स्लेव डायनेस्टी के अंदर किसी ने लिया था, याद करो किसने लिया था, आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही एक टाइटल खान बहादुर खान, ये इस तरह के है ना, शेर बहादुर, ऐसे टाइटल ये मिलिट्री वाले की कोई बड़ा कारनामा कोई मिलिट्री में करके है तो उसको दिया जा सकता है टाइटल। वहीं पे अगर एकेडमिक्स की बात करते हैं कि कोई, देखिए एक तो लड़ने झगड़ने में है ना, फिजिकल में किसी ने बड़ा काम किया, या फिर एकेडमिक में दिमागी तौर पे किसी ने बड़ा किया। जैसे हम बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, एक टाइटल दे दिया हमने कालिदास को, है ना। आप किसी को बोल दी कि ही इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, तो आप एक टाइटल दे रहे हैं। तो किसी को टाइटल दिया जा सकता है एकेडमिक्स के तौर पर कि हाँ ये विद्वान व्यक्ति है, इसको हम दे सकते हैं। तो ये बोलता है आर्टिकल 18। बाकी सब टाइटल्स की एबोल्यूशन। ये मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा स्लाइड आपको याद होगा। अगर सब आर्टिकल आपकी टिप्स पे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको इसके अंदर होगी। आइए अब हम सेकंड अपना करते हैं, वो है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे देखिए हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमें स्वतंत्र रहने की आज़ादी, हम किसी का गुलाम नहीं है यहाँ पे। अब गुलामी भी अलग अलग तरह की होती है ना, वो अभी हम जब देखेंगे तो समझ आएगा। आर्टिकल जो है 19 से 22 इसको डिफाइन करता है। अब इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर भी 6 तरह के राइट हैं फर्दर। पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या आप अपनी बात को बोल नहीं सकते क्या? आपका किसी भी मुद्दे को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम ये मत बोलो हमारे देश के अंदर रह के। आप, हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, तो क्या आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, ठीक है। किसान बिल आए तो क्या लोगों ने अपनी बात नहीं रखी, अब उसके बारे में नहीं बोला? अब ऐसी देखिए कि कोई भी नया बिल आता है तो क्या उसकी आलोचना नहीं होती? आलोचक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको आज़ादी दी है भारत की सरकार ने अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन की, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं। वहीं पे अगर ऑटोक्रेसी हो जाए या डिक्टेटरशिप हो जाए, क्या आप अपनी बात को रख पाएंगे? एक बिल आया तो चुपचाप से हाथ जोड़ के उसको मानना पड़ेगा, आप बोल नहीं पाएंगे कि ये गलत है या सही है। दूसरा है असेंबली, यानी कि आप एक लार्ज असेंबली को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक तरह से असेंबल करके, मतलब कि एक यूनिटी बना के भी उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसोसिएशन कि बहुत सारे लोगों के साथ आप एसोसिएट हो गए, उनको एसोसिएट कर दिया किसी जगह पे, और फिर वहाँ पे आप कोई स्पीच कर रहे हैं या कुछ भी अपनी ओपिनियंस रख रहे हैं, या फिर कोई एसोसिएशन को फॉर्म कर रहे हैं, बड़ी एसोसिएशन को, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। फिर ऐसी मूवमेंट है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको, मान लीजिए आप ए सिटी में, मान लीजिए कि आज आप लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, लखनऊ में रहते हैं, अब कल को आप चले गए बॉम्बे, तो क्या आप गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि तुम बॉम्बे नहीं जा सकते, अगर तुम्हें बॉम्बे जाना है तो हमसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा? नहीं है ना ऐसा। लेकिन वहीं पे आपको लखनऊ से अगर यूएसए जाना है तो क्या आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? जी हाँ, लेनी पड़ेगी। वो भी क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि एक तो हमें पता होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि आप जा किस लिए रहे हैं। दूसरा, यूएसए की गवर्नमेंट आपको ऐसे घुसने नहीं देगी, तो उनके साथ हमारी गवर्नमेंट ने संधि कर रखी है कि हम जो जिनको भेजेंगे यहाँ से ठप्पा मार के आप उनको अलाउ कीजिए, और आप जिनको ठप्पा मार के भेजेंगे उनको हम अलाउ करेंगे। एक तरह से इंटरमीडिएट है गवर्नमेंट, इस वजह से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने की परमिशन लेनी पड़ती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गई आपको। फिर फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, क्या आप अपने देश के अंदर अपना एक घर बना सकते हैं? जी हाँ, आप बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आपको पूरे के पूरे देश के अंदर ये बोल दिया कि आप अपना घर नहीं ले सकते, आप लीज पे ले सकते हैं। यानी कि आप गवर्नमेंट के पास आइए, आपको घर चाहिए तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, अगले 70 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए, 100 साल के लिए लीज पे दे देगी। वो आपका नहीं माना जाएगा, पर उतने समय तक आप उसके अंदर रह सकते हैं, और गवर्नमेंट उसके बदले में आपसे पैसा लेती रहेगी। ऐसा कर सकती है फ्यूचर में, है ना, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में तो। लेकिन यहाँ पे क्या है,
रेजिडेंस का अधिकार आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट, खरीद सकते हैं आप यहाँ की जमीन को। फिर वहीं पे सिक्स्थ पे प्रोफेशन, तो क्या आपको फ्रीडम है कोई भी तरह का प्रोफेशन चूज करने की? जी हाँ। आपको माइंस अच्छी लगती है, माइंस में जाइए। आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग में जाइए। आपको इंस्पेक्टर बनना है, आप इंस्पेक्टर पे जाइए। आपको कंडक्टर बनना, कंडक्टर बनिए। यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर कीजिए। क्या आपके ऊपर कोई रोक टोक है किसी भी प्रकार के प्रोफेशन की? क्या कोई नया बंदा उसने कुछ नया बनाया है ना अब कोई नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, सोशल मीडिया बना दिया, क्या हमारी गवर्नमेंट उसको रोक रही है? जी नहीं। आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स है गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करना है। अगर आप कोई उसका किसी को नुकसान नहीं हो रहा है और सिर्फ वो एक एज ए प्रोफेशन है, तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ये बोलता है आर्टिकल 19। ये हमने बात की है जो ये आर्टिकल 19 की है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन हमारा था राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है, इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से हैं राइट इसी के अंदर? आर्टिकल 20 पे जाइए तो ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया, कोई भी क्राइम कर दिया है ना, अगर वो क्राइम आपके ऊपर प्रूव नहीं होता है, पहली बात तो है ना, अगर वो आपके ऊपर क्राइम जो है वो प्रूव नहीं होता है, तो कोई भी आपको उसमें पकड़ नहीं सकता है। और जिस टाइम पे वो क्राइम किया गया है, अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट का रूल है, रूल बुक में लिखा है कि ये एक क्राइम है, तो ही वो क्राइम प्रूव माना जाएगा। दूसरी बात, अगर उस टाइम पे लिखा है बाई चांस गवर्नमेंट ने कि हाँ ये एक क्राइम है, लेकिन उसके लिए एक सजा लिखी हुई है, सपोज कीजिए उसमें लिखा है कि 6 महीने की इसको जेल हो सकती है, तो कोई भी उस पर्टिकुलर सजा से ऊपर की सजा नहीं दे सकता। यानी जज भी जो है वो उस क्राइम के लिए आपको ये नहीं कर सकता कि 6 महीने की मैक्सिमम लिखा हो, मैक्सिमम लिमिट, और वो आपको बोल दे कि नहीं इसको तो साल 2 साल तक मैं अंदर पेलूंगा। ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। वो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है लेकिन। तो वही आर्टिकल 20 हमें बताता है कि हमें जो है किसी भी ऑफेंस से बचना। प्रोटेक्शन मतलब कि वहां पे हम एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई जबरदस्ती नहीं, उसके अंदर धक्के से हमारे ऊपर थोप नहीं सकता वो क्राइम। ठीक है, इसके आगे आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए कि जीने का अधिकार, कभी भी कोई भी इमरजेंसी लग जाए तो लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो चलो फिर अलग बात होगी, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हमेशा आपके पास रहता है। ठीक है, जीने का अधिकार हमेशा आपके पास रहेगा। जीने के अधिकार को कोई आपसे किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में भी छीन नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिए साथ में पर्सनल लिबर्टी है। क्या आपको किसी भी प्रकार से कोई रोक रहा है कुछ करने के लिए? अगर आप कोई ऑफेंस या कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जब जहाँ पे जो कर रहे हैं, आप देखिए हमारे देश में लोग रोड के साइड में खड़े होकर सुसु कर देते हैं, है ना, तो आप देखिए कि जबकि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं है, लेकिन देखिए उसके लिए भी कोई नहीं रोक रहा है। लोग कहीं भी कूड़ा करकट फैला देते हैं, उसके लिए भी कोई नहीं रोक रहा है। क्या आपको आपके ऊपर फोर्स बनाई जा रही है इसमें कि नहीं तुम झाड़ू लगाओ यहाँ पे, तुम यहाँ पे कचरा नहीं घेर सकते हो? नहीं हो रहा ना, बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं ना। अब धीरे धीरे लोगों को अच्छा सिविल सिटीजन बना रहे हैं, अच्छा सिविलियन बना रहे हैं। मोदी जी खुद झाड़ू लगा लगा के दिखा रहे हैं, तो वही वाली चीज़ है। फिर आर्टिकल 21 से क्या बोलता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अंदर क्या है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, इस ड्यूरेशन में उनको जो है, इस एज लिमिट के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। यानी कि आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ने बनाया है एटलीस्ट कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो उन स्कूलों में डाले बच्चे को और एक एजुकेशन दे। बहुत सारे बच्चे आज भी डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन से, तो इसी के लिए ये जो है ना, ये चीज़ एजुकेशन, इसी के लिए हम काम करना चाहते हैं। और फ्यूचर में हम देखिए ये जो पेड कोर्सेज वगैरह बनाए जाते हैं, ये एक छोटा पर्सपेक्टिव है। बड़ा जब कुछ करना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है, और हमारा भी बहुत बड़े गोल हैं कुछ बड़ा करने के। तो इसी आर्टिकल के तहत हम सोच रहे हैं कि कुछ और बड़ा करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो उसी के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल गोल यही है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा कुछ काम किया जाए हमारे देश के अंदर, क्योंकि अभी भी क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आज भी जो पढ़ाने भी आता है ना मास्टर, वो भी खुद भी डिमोटिवेट है। उसको इतनी कम सैलरी दी जाती है, 30-40 हज़ार रुपए का मास्टर आएगा, और वो खुद ही इतना परेशान है, डिमोटिवेटेड है, उसकी लाइफ में अच्छा कैसे होगा? वहीं अगर उस टीचर की 1 लाख सैलरी होती तो वो एक अच्छा उसका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होता, उसका मन भी करता कुछ पढ़ाने का। तो वही वाली चीज़ है कि मास्टर खुद ही दुखी हैं तो वो पढ़ाएंगे ही क्या। फिर आर्टिकल 22 की बात करते हैं। यह है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। समझना, क्या इसका यह मतलब है कि आपको अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट, मतलब कि आपको जेल में नहीं डाला जा सकता? इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये हमें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। मान लीजिए कि आपको किसी भी क्राइम के चक्कर में आपके ऊपर एक सिर्फ और सिर्फ वो लगा ऑफेंस, आप अभी मतलब प्रूव नहीं हुआ है, तो मान लीजिए कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो अब क्या ऐसे में पुलिस आपको सिर्फ अपनी ही वो जो छोटी जेल होती है पुलिस थाने की,
उसी में डाले रख सकती है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस जगह का जो भी मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, उस जगह का जो भी मजिस्ट्रेट होगा नियर बाय वाले कोर्ट में, उसके सामने पुलिस को पेश करना पड़ेगा उस कैदी को। ठीक है, अल्टीमेटली क्या पुलिस के ऊपर किसका डंडा चलता है? जुडिशरी का डंडा चलता है। सिंपल सी बात है। जो आप कभी भी देखना कि कोर्ट वालों के साथ कभी भी पुलिस वाले ज्यादा पंगा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है वो ऐसी जगह है जहां पे अल्टीमेटली पुलिस वाले जाते। पुलिस वाले क्या, कानून व्यवस्था मेंटेन करने वाले हैं, और इनसे मेंटेन डंडा देके कौन करवाता है? कोर्ट करवा रही है। यानी कि कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोर्ट है। यानी कि इनका माई बाप कौन है? पुलिस वालों का कोर्ट है। सिंपल बात मैं आपको बताऊं तो इसीलिए पुलिस वाले कभी भी कोर्ट वाले लोगों से पंगा नहीं लेते। ये आप नॉर्मल जीवन के अंदर कभी भी इस चीज को देखना, है ना। अब यहां पे क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या वो अपना लॉयर हायर कर सकता है? जी हाँ। आप उसको, पुलिस वाले हैं तो ये फोर्स नहीं कर सकते कि भैया तुम अपना लॉयर हायर नहीं कर सकते हो। वो बंदे के पास पूरा राइट है कि वो अपना लॉयर हायर कर सकता है। इन्हीं दोनों चीजों को, कंडीशंस को क्या बोला गया? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये आपको याद हो गया होगा। पूरे का पूरा 19 से लेके 22 आर्टिकल तक भी मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप देखिए कि हमारे देश के अंदर बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लोग। आप समझें, आपको लगेगा शायद आप अगर बहुत ही अच्छे जीवन जी रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, फिर तो आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब आप रियल ग्राउंड्स पे आते हैं तो आपको दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आर्टिकल 23 और 24 इसको बताता है। आर्टिकल 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये क्या चीज़ है? आप देखिए, मैं एक मोटे तौर पर बताता हूँ। ये जो है ना, ये चीज़, ये जो है, ये एक्सप्लोटेशन ना हर लेवल पे हो रही है। सिर्फ गरीब लेवल पे नहीं हो रही, सिर्फ बच्चों के लेवल पे नहीं हो रही है, ये ऊपर के लेवल पे भी हो रही है। आज एक देश के अंदर इंजीनियर बनता है व्यक्ति, और मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत अच्छा इंजीनियर अगर आप बन भी गए अच्छे कॉलेज से निकल के, तो आपकी 30-35 हज़ार 40 हज़ार सैलरी है। कोई अच्छा ही होगा तो उसकी 50 हज़ार हो जाएगी, किसी की किस्मत अच्छी है तो। जो भी आज की डेट में निकल रहे हैं ना हमारे पूरे के पूरे देश के कॉलेजेस में से लोग, ऑन एन एवरेज हर बंदे की सैलरी इतनी, कोई इक्का दुक्का सैलरी किसी की होती है 10 लाख 15 लाख, और उसमें भी वेरिएबल पैकेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इन हैंड कुछ नहीं मिलता इतना। इन हैंड सबको 70-80 मैक्सिमम किसी को 70-80 मिल जाएगा शुरू में, अदरवाइज सबका कम ही रहता है। 50 हज़ार की सैलरी बता के लोग 30 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं इन हैंड। रियल ग्राउंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अभी अगर आप बाहर नहीं निकले हैं कभी, तो प्राइवेट के अंदर ये हाल है। आप इंजीनियर बन के, बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, तब भी आपका ये हाल चल रहा है। और बहुत कम गिनती में लोग ऐसे, आप मान लो 20 साल तुमने एक फैक्ट्री में लगा दिए पूरा जी जान लगा के, वहां पे अगर तुम्हारी 2 लाख महीना सैलरी हो भी गई तो भैया 20 साल लगाए हैं तुमने, वो तो होनी ही है। फिर उसको देख के क्या मतलब है? आप हमेशा इनिशियल लेवल से देखिए ना कि आप कहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। आज हमारे देश के अंदर इंजीनियर क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वो देखिए कि प्रोफेशनल जो लोग डॉक्टर हैं, उनको कैसे ग्रो करेंगे भैया? ना उनकी सैलरीज है, ना मास्टर है, मास्टर नहीं ग्रो कर रहे। कोई भी बंदा क्यों नहीं ग्रोथ की तरफ ज्यादा जा रहा है? क्योंकि भैया उनको सेटिस्फैक्टरी सैलरी नहीं है। ये हैंड टू माउथ सैलरी वाली बात है। आज आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी एक तरह से कर रही है कि जो टीए टू सीनियर टी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स के अंदर अब 10 साल करने की बोल रहे हैं, तो 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा। यानी कि आपको तो 10 साल तक हैंड टू माउथ ही रहेगा। और 10 साल में मैं आपको बता रहा हूं कि जो टीए की सैलरी है ना, वो सीनियर टीए के बराबर वैसे भी हो जाएगी। हर साल इंक्रीमेंट लग लग के और पे की रिवीजन होने के बाद उसकी सैलरी वैसे भी 10 साल में सीनियर टीए के बराबर हो जानी है। 2400 ग्रेड पे की सैलरी 4200 ग्रेड पे होगी नहीं क्या भैया 10 साल में? तो यानी कि आप अगर 10 साल के बाद सीनियर टीए बन भी गए तो उसके अंदर क्या है? कुछ फायदा नहीं आपको। तब तक महंगाई भी इतनी बढ़ जाएगी और ऊपर से सैलरी आपकी ऑलरेडी उतनी हो चुकी होगी। सिर्फ एक पोस्ट का अंतर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंतर आएगा, अदरवाइज किसी चीज का अंतर नहीं आने वाला। तो ये क्या है? ये भी एक तरह से है तो इनडायरेक्ट वही चीज ना। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीजें बताइए। अब इसी के अंदर देखिए, कुछ जगह पे आपने देखा होगा रोड साइड पे जाते हैं तो बच्चे होते हैं, बच्चों से क्या है? भीख मंगवाई जा रही होती है। उसको एक तरह से यहाँ पे बोला गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि औरतों को लेके चले गए, है ना, और उनको जबरन क्या है, वैश्याओं में तब्दील कर रहे हैं ये लोग, प्रोस्टिट्यूट्स बना रहे हैं, ऐसी चीज भी होती है। या फिर इसी में कईयों में देखिए कि उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही पार्ट है। बट यहाँ पे हम एक्सप्लॉयटेशन की अभी बात कर रहे हैं। तो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, फोर्स्ड लेबर हो रही है, जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं कि तुम इस जगह को छोड़ नहीं सकते, अगले 5 साल 10 साल तक तुम्हें यही काम करना पड़ेगा और इतनी ही सैलरी पे करना पड़ेगा। तो हैंड टू माउथ वाला सारा का सारा गेम हो रखा है। सिंपल सी बात है।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब देखिए, आप हमारे देश के अंदर आप पास के ढाबे में भी जाएंगे ना, या फिर चाय की टपरी पे जाएंगे, वहां भी उन्होंने एक छोटू रखा हुआ है जो चाय के बर्तन मांजता हुआ आपको दिखाई देगा, और सारा दिन उस छोटू से काम करवाया जाता है। आपको सबसे पहले तो उस दुकान को बॉयकॉट करना चाहिए। आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम दुकान को बॉयकॉट कर दीजिए, क्योंकि एक बच्चे का करियर बर्बाद कर रहा है वो दुकान वाला। हाँ, ये हो सकता है कि उस बच्चे की फैमिली को बहुत नीड हो, तो वो एक एक्सेप्शनल केस जरूर हो सकता है कि उस बच्चे की मजबूरी हो कि अपने घर के लिए उसको वो काम करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में ही मिल जाती है। ये जिनके साथ होता है उन्हीं को पता होता है, अदरवाइज दूसरे तो बस ठीक है मजे लेने के लिए ये बातें सुनते हैं। तो वहां पे क्या है कि आपको उस दुकान को बॉयकॉट करना चाहिए, आप और कुछ नहीं कर सकते। तो कि भैया इस दुकान पे मैं नहीं जाऊंगा, 4 लोगों को और बताइए कि इसने एक बच्चे को यहाँ पे लेबर के तौर पे रखा हुआ है। या फिर आप नियर बाय किसी भी पुलिस स्टेशन में भी इस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक उचित चीज़ नहीं कि एक बच्चे को इसके जहाँ पे उसका एजुकेशन का टाइम है वहाँ पे आप उससे चाय के बर्तन मंजवा रहे हैं। या फिर क्या होता है, ऐसे ही एक और चीज़ है कि बच्चों को फैक्ट्रियों में डाल दिया जाता है, और फैक्ट्रियों में देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। एक छोटा बच्चा कितना नाजुक होता है आप खुद समझ सकते हैं, कभी थे ना आप भी बच्चे, तो वो तो बच्चे बेचारे नीचे गिर जाए तो उनको चोट लग जाए, और उनको फैक्ट्रीज की हार्ड कंडीशंस में जहाँ इतने केमिकल्स और इतने मतलब कि टेरिबल चीज़ें हैं, टेरिबल कंडीशंस हैं, ना हवा अच्छी है, ऊपर से अब देखिए कहीं पे फिसलन है, कहीं पे कुछ हादसा हो सकता है, उनको इतनी रिगरस कंडीशंस में काम करवाया जाएगा फैक्ट्रीज में। पहले ऐसा हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसके लिए ही रूल बनाए गए हैं कि बच्चों से आप ऐसा नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 24 बोलता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमने किया 3, ये चौथा नंबर हो गया। ये आर्टिकल 25 से 28 इसके बारे में बताता है। ये आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि आपको, जब आप हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, तो क्या आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म को मत फॉलो कीजिए, क्रिश्चियन नहीं आप हो सकते, पारसी नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते, आपको जो मन करता है, क्या आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना? फ्रीडम है ना आपको अपने धर्म को फॉलो करने की, बस वही चीज़ है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 25 बता रहा है। फिर आर्टिकल 26 क्या बता रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपके धर्म के अंदर जो भी अफेयर्स हैं, जो भी उसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, या कोई भी चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि बहुत बड़ा मुस्लिम से एग्जाम्पल के तौर पे वो मुहर्रम का मान लो जुलूस निकाल रहे हैं, या सिख धर्म के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, ऐसे होता है ना, गुरुपूरब में निकाला जाता है, तो क्या उनको रोका जाता है इस चीज़ के लिए? जी नहीं, उनको आज़ादी है ये चीज़ करने की, हमारा संविधान उनको आज़ादी दे रहा है कि ये आपका धर्म का काम है, आप कीजिए, आपको कोई इसके लिए रोक नहीं रहा है। यानी इसी को बोलते हैं मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब ऐसी आर्टिकल 27 है, इसके अंदर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन या एनी रिलीजियस एक्टिविटी। इसके अंदर देखिए ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ ही है ना जिसका बहुत ज़्यादा देश के अंदर फ़ायदा उठाया जा रहा है, और सारा जो राज सत्ता है ना वो इसी के नाम पे चलती है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, यहाँ पे लिखा है ना कि कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते। आज आप, और छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह जहाँ भी आप मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ भी उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है, पानी का बिल नहीं आता है, उनको फ्री कर रखा है। वैसे ही यहाँ पे उनको जो टैक्सेस हैं उनकी प्रमोशन के लिए उनके ऊपर भी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई, कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। फिर आर्टिकल 28 जो बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का है, मान लीजिए सरकारी स्कूल है एग्जाम्पल के तौर पे, या गवर्नमेंट का कोई और इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठ के बोले कि भैया ये रे बाइबल और ये इसके 4 पेज हैं, बच्चा तू कल को ये बाइबल के 4 पेज पढ़ के आना, तो ये क्या अलाउड है? ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यानी कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं दे सकते कि आप भैया गले में यहाँ पे जनेऊ पहन के आइए अगर आपको स्कूल में पढ़ना, क्या ऐसा है? नहीं है ना, कहीं भी कुछ नहीं है ना ऐसा, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 28 का ये पूरे का पूरा फ्रीडम, कि यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो कि नॉन गवर्नमेंट है और वो बनाया है इसी पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आप देखिए कि मदरसे बनाए जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाए गए हैं, है ना, मुस्लिम धर्म के लिए, तो वहां पे वो अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप देखिए कि हिंदू धर्म के लिए कोई कॉलेज बना दिया गया तो वहां पे वो अपने चीज़ों को प्रोपेगेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में रह के ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं 5 नंबर पे,
ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 से 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि हम देखते हैं सिख धर्म के लोग माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, पारसी माइनॉरिटी में हैं। तो ये लोग क्या है, इनके जो लैंग्वेज है, इनकी जो स्क्रिप्ट है और इनका कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने का राइट है इन्हें पूरे का पूरा, कि वो इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि पारसी धर्म के लोग हैं एग्जाम्पल, तो वो अपना कोई रिलीजियस भाषा बोलते हैं या कोई स्क्रिप्ट है उनकी, तो वो उसमें बातचीत कर रहे हैं, तो क्या हम उनके पास जाके ये बोल देते हैं कि नहीं तुम तो हिंदी में बात करो, ऐसे कैसे कर रहे हो? या फिर वो अपना चिट्ठी पत्री व्यवहार या कुछ भी वो मान लीजिए पारसी में अपनी भाषा में कर रहे हैं, तो क्या हम रोक रहे हैं उनको? ऐसा नहीं है, वो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, इसीलिए हमने उनको ये पूरा राइट दे रखा है। क्योंकि फिर नहीं तो माइनॉरिटी वालों को लगे कि हमारा कल्चर तो प्रिजर्व ही नहीं हो रहा, क्या पारसी धर्म के लोग अपना पूरे का पूरा जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं वो नहीं मना सकते? मना सकते हैं। सिख अपने फेस्टिवल नहीं मना सकते? मना सकते हैं। क्रिश्चियन नहीं मना सकते? मना सकते हैं। हम तो उल्टा उनको और प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए गुड फ्राइडे हमारा थोड़ी है, भारत देश का थोड़ी, लेकिन फिर भी क्या है, भारत देश उसको भी प्रमोट कर रहा है। तो ये वही वाली चीज़ है सारी की सारी, यानी कि माइनॉरिटी को भी हम लोग ऐसा सप्रेस्ड फील नहीं करवाते, अपलिफ्टेड ही फील करवाएंगे। आर्टिकल 30 क्या बताता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसका मतलब आर्टिकल 30 का क्या है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो उनके लिए प्रेफरेबल है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने इस देश में सुने होंगे बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल सुने होंगे। अक्सर बचपन में हमें भी लोग बोलते थे कि अगर बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो क्रिश्चियन स्कूल में डाल दो, वहाँ बहुत बढ़िया सिखाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने आप देखिए मोस्टली हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्कूल खोल रखे हैं इंग्लिश के नाम पे कि हाँ हम यहाँ पे बहुत बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं, और उनकी इंग्लिश होती भी अच्छी है। बाकी की चीज़ें देखिए और भी बहुत सारी ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ निकल के आती हैं, अब उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, उनको हमारे संविधान ने ये राइट दे रखा है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। फिर आर्टिकल 32 की बात करें तो ये सबसे बड़ा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यही असली आत्मा है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। स्पेशली क्यों है आप सोचेंगे तो इसका ये बोलता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये मतलब क्या है इसका, अगर मैंने लिख दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और क्यों है ये आत्मा, जबकि हम फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं और जो राइट टू एजुकेशनल रेमेडी है इसको हम हार्ट एंड सोल बोल रहे हैं। इसका कारण है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई हैम्पर करता है, जितने भी अभी तक हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, ठीक है, ये जो है ये एक तरह से क्या है, 6 नंबर पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये जो है अगर आपके जितने भी अभी तक आपने राइट्स पढ़े हैं उनको कोई हैम्पर करने की कोशिश करता है या आपको परेशान करता है, उनका हनन करता है, तो आप उठा के उस बंदे को कहाँ लेके जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे तक लेके जा सकते हैं कि भैया इस व्यक्ति ने मेरे इस राइट का हनन किया है, इस फंडामेंटल राइट का हनन किया। इसीलिए मैंने बोला था कि जो एजुकेशन कह रहा हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी है उसको इसीलिए हटाया गया है क्योंकि वहां पे भी ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, किसकी दुहाई देके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की दुहाई देके। इस वजह से, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में 50 बार एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर बार बार पूछा जा चुका है, इसको आप रट लीजिए। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है जी। और इसी के तहत क्या होता है कि राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। तो ऐसे में ही 5 इस प्रकार की रिट्स आती हैं सामने, तो हबीस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यूओ वारंटो। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहीं पढ़ाऊंगा, जी नहीं, इनको हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इनको हम कहां पढ़ेंगे, इनको हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर पढ़ेंगे। और ये सारी की सारी रिट्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिट्स का, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम कहां पे जाके, जुडिशरी में, ठीक है जी। हो गया खत्म या पढ़ा अभी? अच्छा पढ़ा है। अच्छा एक चीज और देखिए, आर्टिकल 33 जो है इसके अंदर वो क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए आर्टिकल तो बन गए, फंडामेंटल राइट भी बन गए, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी उनको बदलाव करने की, तो फिर कभी उनका मिसयूज हो रहा होगा या कोई लूप होल है उनके अंदर, उसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ तो रहनी चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, पार्लियामेंट को, कि वो टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसको ऐसे नहीं चेंज किया जा सकता। वो अंदर पार्लियामेंट में बिल प्रस्ताव होगा पूरे का पूरा, उसके लिए फिर मेजोरिटी देखी जाएगी, कितने लोग उसके लिए कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो आगे की प्रोसेस है, वो पार्लियामेंट में देखेंगे, है ना। तो यानी कि
बट पार्लियामेंट के पास पावर है, उसी वजह से तो राइट टू प्रॉपर्टी को भी हटाया गया है। ये पार्लियामेंट को पावर कहां पे आ रही है? आर्टिकल 33 में आ रही है। कोर्ट की पावर नहीं मैं बोल रहा हूं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला है 32 नंबर। 33 नंबर में क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर आ रही है। ये वर्ड याद रखना, पार्लियामेंट। गलती से हम इसको कई बार जुडिशरी समझ लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट समझ लेते हैं। पार्लियामेंट क्या है? संसद। फिर आर्टिकल 34 जो है, इट डील्स विद द मार्शल लॉ। अब इसका मतलब क्या है? मार्शल लॉ को अगर मैं मोटे तौर पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है ये प्रॉपर्ली इसकी डेफिनेशन, बट मैं मोटे तौर पे बताऊं, मार्शल लॉ का मतलब है कि कहीं पे मिलिट्री रूल लग गया। मान लीजिए कहीं दंगे हो रहे हैं किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एकदम से इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, तो स्टेट इमरजेंसी वहाँ लगाई और मिलिट्री रूल लगा दिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या वहाँ पे भी आप दुहाई देते रहेंगे कि मेरे तो ये फंडामेंटल राइट है, मुझे तो बोलने का अधिकार है, मैं तो बोलूंगा, जबकि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको राइट टू लिव तो है, आप जीवन जीने का अधिकार है आपको, लेकिन आप बोलें कि मेरे को राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों का, या और 10 अधिकार आप निकाल के यहाँ से दिखा दें, तो वो सब राइट्स आपके एकदम से ब्रेक हो जाते हैं उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उनको रोक दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। जब तक कि वो इमरजेंसी लगी रहेगी या मार्शल लॉ लगा रहेगा, तब तक के लिए आपको रोका जाएगा उन राइट्स के लिए। फिर आर्टिकल 35 क्या बोलता है? लेजिस्लेशंस रिक्वायर्ड टू डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब कि इनके साथ अगर डील करना है तो इनके अंदर क्या कानून व्यवस्था है, कानूनी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे बता रखी हैं, लेजिस्लेशंस जो बता रखे हैं वो आर्टिकल 35 के अंदर बता रखे हैं। कानून के बारे में इसके पूरा कहाँ है? आर्टिकल 35 में। फिर एक और बात याद रखिएगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स है ये सभी के लिए वैलिड है जो भारत के अंदर लोग हैं? जी नहीं। जो भारत के निवासी हैं उनके लिए ये वैलिड है, लेकिन जो भारत के निवासी नहीं है उनके लिए नहीं है। जब हमने सिटीजनशिप पढ़ा था कुछ समय पहले ही, तो उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई थी। मैंने एक बताया था आपको 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो केवल और केवल भारत के सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। एलियन वो नहीं कि जो ऊपर से आएंगे, यानी किसी दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आएंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स है, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि ये मेनली क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में ही इसको पढ़ेंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है 15 नंबर वाला, 16, 19, 29 एंड 30, अभी मैं सारे पढ़ा के आया हूँ, तो अपने हिसाब से कॉपी पे लिख लेना आप कि 15, 16, 19, 29 और 30 क्या क्या बताते हैं। ठीक है, ये आपका काम है, एक छोटा सा टास्क है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, लेकिन अगर कोई विदेशी भारत के अंदर आ रहा है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स उसको भी मिलते हैं, जैसे कि राइट टू लिव है। क्या विदेशी अगर भारत के अंदर आ गया, उसको क्या आते ही हमने यूं खंजर घोंप दिया कि तू आ कैसे गया, तेरे को जीने का अधिकार नहीं है, मार दो इसको? ऐसा तो नहीं करते ना हम। उसको आते ही यही बोलते हैं ना, वो अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, उसको जीने का अधिकार तो है कि नहीं है? कुछ लोग नीच इतने भी हैं कि वो फॉरेनर से जो 50 रुपए वाली चीज़ है उसको 500 रुपए बता के ठग रहे होते हैं। ऐसे नीच भी लोग हैं। तो वही वाली चीज़ है कि उनको जो है हमने कुछ राइट्स दे रखे हैं जो कि उनके वैसे भी बेसिक राइट्स हैं। नॉन सिटीजन है जो, उनको कौन कौन से मिलते हैं? 14, 20, 21, 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये सब उनको भी मिलते हैं, ये सारे के सारे राइट्स। आप बस ये याद कर लीजिए कि ये जो है ये सिटीजन्स के लिए ही है, फिर बाकी के जो बचते हैं लगभग वो फिर उनके लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी। ठीक है भाई, आई थिंक हो गया कंप्लीट अब। चलिए, तो ये जो है पूरे का पूरा हमने आज पढ़ा है, देख लीजिए पूरे का पूरा ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक एक चीज़ को मैंने यूं बाय पार्ट करके समझा दिया है। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि छपी ना हो। एक एक चीज़ जब मैंने बता दी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से, तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए आपको? ये इसी के लिए तो आपने पैसे दिए थे, इसी के लिए तो आप यहाँ पे पेड कोर्स लेके देखने आए हो ना। तो वो मैंने आप देखिए कि एग्जाम्पल्स, कहानियाँ, कलरफुल नोट्स, माइंड मैपिंग, पिक्चर्स, सब चीज़ों का जोर लगा के इस्तेमाल करके ये बनाया है। ये चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसको बनाने में जो मेहनत लगी है ना, आप पूछिए मत कि रात रात भर मेरे लगे हैं। मैं 1 महीने तक तो मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं 4-4 घंटे सो रहा हूँ, ये हाल चल रहा था मेरा। एंड में तो मेरे को लग रहा था खत्म है भाई, हम ही खत्म है, क्योंकि मेहनत ही बहुत लगी है। और ये सिर्फ 1 महीने की मेहनत नहीं है, इस पर मेहनत चल रही थी साल भर से। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कंटेंट के अंदर भी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। और पॉलिटी तो है ही चीज़ ऐसी कि इसके अंदर तो हर दूसरे दिन कुछ भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत मेहनत लगाई है और एक एक चीज़ को मैंने खुद बैठ के डिज़ाइन किया है, तभी आपको इतना अच्छा लग रहा है, वेब सीरीज वाली फील आ रही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। तो आप एक काम करना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे वहाँ पे जो आप हमारी ऐप है ना, जीवी कक्षा, इसको एक तो भाई 5 तारे दे देना, 5 स्टार रेटिंग दे देना, और दूसरा एक
रिव्यू ज़रूर देना, आपका पॉजिटिव रिव्यू। अगर आपको सच में ये अच्छा लग रहा है ना कंटेंट, तो वहाँ जाके अपना पॉजिटिव एक रिव्यू ज़रूर डालना, ताकि लोगों को फीडबैक मिले कि हाँ हम जो दे रहे हैं एकदम मार्केट से जुदा, मार्केट से अलग दे रहे हैं और कुछ तगड़ी चीज़ दे रहे हैं जो सच में आपकी प्रॉब्लम को, जीके की प्रॉब्लम को एक होलिस्टिक वे से सोल्व करने की हिम्मत रखती है। ठीक है, ओके गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।